हाय वेलकम टू द न्यू वीडियो। आई एम रोहित देसाई, को-फाउंडर ऑफ जेबी एक्सपर्ट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मोरिंगा ऑयल के बारे में। देखो, मोरिंगा के बारे में ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है। अगर आप मोरिंगा लीफ के बारे में या मोरिंगा के ओवरऑल बिजनेस के बारे में आप समझना चाहते हो तो ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ये आज हम डिस्कस करते हैं सिर्फ मोरिंगा ऑयल के एक्सट्रैक्ट के बारे में, जो आज के टाइम पे बड़ी बिजनेस है। तो लोगों को लगता होगा कि सिर्फ मोरिंगा लीफ ही हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, जो मोरिंगा जो ड्रमस्टिक होती है उसके अंदर का जो बीज होता है उसका तेल निकाल के हम लोग तेल भी एक्सपोर्ट करते हैं, और ये आज के टाइम पे ग्रोइंग बिजनेस है। अगर बड़ा कैपिटल नहीं चाहिए, इतना बड़ा कंटेनर्स में नहीं भेजना है, थोड़े कम खर्चे में हम करना चाहते हैं, तो भी आपको ये एक बेस्ट एडवांटेज है। क्योंकि नॉर्मली 99% सारा शिपमेंट सिर्फ एयर से जाएगा, कहीं पे भी स्कोप ही नहीं है टू कंटेनर बेस में करने के लिए, तो आपको ये थोड़ा आसान पड़ने वाला है। तो शुरू करते हैं। ये वीडियो में ना थोड़ी जल्दी करेंगे क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर्स थोड़े लंबे हैं, उसको सारे कवर करना होगा। तो यहाँ पे एक अगर बेसिक आप मोरिंगा ऑयल के बारे में जानना चाहते हो तो बेसिक वही है कि ड्रमस्टिक का सीड्स निकाल लिया, सूख गया तो बीज निकाले, तो बीज का जो एक्सट्रैक्ट निकाल के उसका तेल जो निकालते हैं, जो भी नट के नॉर्मली तेल निकालते हैं ना, तो वो सारे चीज़ें ग्राउंडनट का हो गया, सेसमी ऑयल का हो गया, कोई भी चीज़ का, जैसे आप आलमंड का तेल जो निकालते हैं, नॉर्मली इस कैटेगरी में ना, ये सुपर फूड के कैटेगरी में आता है। इसको रिफाइंड ऑयल ज़रूरत नहीं है, केमिकली प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मली आप छोटे जगह पे आपकी खुद की यूनिट शुरू कर सकते हो बाय अ कोल्ड प्रेस मशीन। तो उतना ही उसका बेसिक रिक्वायरमेंट रहता है, फिर बाकी चीज़ें एज यूजुअल। तो यहाँ पे बेसिक आपको बेसिक समझना है कि मोरिंगा ऑयल एक तो ऑब्वियसली मोरिंगा एक सुपर फूड है, उसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। और कोई भी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी कोई आपको अवेयरनेस करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों लोगों को पता है कि मोरिंगा क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है। बट ऑयल एक ऐसी चीज़ है जो स्पेसिफिकली डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया जाता आज के टाइम पे, बट लेटर स्टेजेस पे हो सकता है। जैसे हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, तो मोरिंगा ऑयल भी उसी कैटेगरी में आना चाहिए। तो एडिबल कैटेगरी में जब आएगा तो फिर उसका हेल्थ बेनिफिट्स और ज़्यादा होंगे। इसको बैन ऑयल भी बोलते हैं। तो बेसिकली जब आप ईमेल करते हो तो लोगों को अगर समझ में नहीं आता है, तो फिर आपको जब ईमेल करते हो या कॉल करते हो तो फिर उनको बताने के लिए अगर कोई आप नॉर्मल कॉमन नेम जो होता है तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आज के टाइम पे ये बिजनेस बढ़ रहा है समवेयर अराउंड 10%। तो ये आपको बहुत अच्छी ग्रोथ है, विच इज़ 10.6% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ अगर आप देखोगे तो बहुत सही बात है। एंड मोर ओवर मोरिंगा की मार्केट बहुत बड़ा है, मगर मोरिंगा ऑयल की जो सेगमेंट है ना उतनी बड़ी नहीं है जितना मोरिंगा प्रोडक्ट्स की है। बट फिर भी ये एक नीश प्रोडक्ट है, बट बहुत अच्छी डिमांड है। मैं चाहता हूँ आप इस प्रोडक्ट में काम करो, क्योंकि एक आप यहाँ पे लॉसेस हिट नहीं करोगे, तो बहुत अच्छी मार्जिन्स भी है। तो विथ वेरी लो कैपिटल, बहुत कम कैपिटल में आप बहुत अच्छा काम कर सकते हो। एंड मोर ओवर हेल्थ ओरिएंटेड ही है। तो आज के टाइम पे काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, तो उस कंसिडरेशन में देखोगे तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट आपके लिए है। तो प्राइमरी कौन सी इंडस्ट्री में काम आएगा? एक तो स्किन केयर, स्किन केयर में तो बहुत ही काम आता है। एंड दो डर्माटोलॉजिस्ट जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डर्मो कॉस्मेटिक्स, तो वहाँ पे काम आता है। हेयर केयर, स्कैल्प ट्रीटमेंट और कॉस्मेटिक्स फॉर्मुलेशन में स्पेशली जब आप सीरम वगैरह बनाते हो ना, तो वो काफ़ी प्रोडक्ट्स आज के टाइम में ऐसे हैं जो इंक्लूडिंग फेस मास्क में भी थोड़ी परसेंटेज तक मोरिंगा पाउडर्स या मोरिंगा ऑयल या एसेंशियल ऑयल जो होता है तो वो मिक्स होती है। वो क्या होता है ना, आज के टाइम में बेचने के लिए आपने कितना परसेंटेज डाला उसमें वो मैटर नहीं करेगा। अभी आप देखोगे ना कि काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बाहर मार्केट में मिलते हैं जिसका नाम वहाँ पे लिखा रहता है कि मोरिंगा लिखा रहता है कि हाँ ये हेल्दी प्रोडक्ट है वगैरह वगैरह। जब उसके पैकेट के पीछे आप देखोगे ना, उसका 0.02% होता है बस कंटेंट। बस 0.02 कंटेंट को ही बड़ा बना के दिखाते हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटीज है। बट एंड ऑफ द डे क्या है ना, ये तो मार्केटिंग गिमिक्स है। बट आप एंड ऑफ द डे जब आप एक्सपोर्ट करते हो किसी भी कैटेगरी में आप कर रहे हो, फार्मास्यूटिकल हो गया, न्यूट्रास्यूटिकल हो गया, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हो गई, जब भी आप इस इंडस्ट्री में आप काम करते हो तो प्रॉपरली आपके जो टेस्ट रिपोर्ट्स होते हैं ना उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज कर दीजिए कि आपके पास कौन सा मटेरियल है, उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑर्डर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी काम बहुत है, फूड एंड कटलरीज में है। तो नॉर्मली फूड में क्या होता है ना, अभी तक ये इतनी एडिबल ऑयल कैटेगरी में नहीं आया। जैसे मैं बोल रहा था कि आज के टाइम में ना हमने भजियाँ मोरिंगा ऑयल में नहीं तलते हैं क्योंकि काफ़ी महंगा है ऑब्वियसली। और दूसरा, अभी इसके बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है। मोरिंगा के बारे में सब लोग जानते हैं, मोरिंगा ऑयल के बारे में भी जानते हैं, बट कुकिंग एज अ कुकिंग ऑयल तो काफ़ी कम लोग हैं। ऑलिव ऑयल खुद हम लोग यूज़ नहीं करते,
तो फिर फ़र्क आएगा, तो वो थोड़ा आप मैचअप कर लोगे। मगर क्या है ना कि फूड इंडस्ट्री आज के टाइम में, क्योंकि आपके प्राइसेस बहुत हाई है, फूड इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे अगर क्लाइंट मांगते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर मैं बोलूँ आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू, ये इंडस्ट्री को अभी आप टारगेट मत करो, क्योंकि मोरिंगा ऑयल यूज़ करके, मोरिंगा पाउडर फिर भी ले लेते हैं मगर मोरिंगा ऑयल नहीं लेते हैं, तो वो थोड़ा आप देख लो क्या कर सकते हो। फिर अरोमा वेलनेस काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बॉडी सोप में आएगा। और ये आज के टाइम में ना मोरिंगा ऑयल का इतना डिमांड है क्यों? एक तो इसकी ना चिपचियाट नहीं है, जो स्टिकीनेस होती है ना, जो कोकोनट ऑयल में या किसी भी ऑयल में आप देखोगे, ग्रीसी ऑयल जो होती है, थोड़ी ना चिपचिपाहट रहता है, इसमें वो नहीं रहता है। और दूसरा क्या होता है कि जिस भी चीज़ों में आप ब्लेंड करते हो तो इसका वो इजीली ऑब्जर्व हो जाता है, ऐसा तेल तेल अलग अलग से नहीं दिखेगा आपको। तो ये बहुत बेहतर है उस चीज़ों में। एंड मोर ओवर इसका शेल्फ लाइफ बहुत सही है, अगर आप प्रॉपर्ली उसको प्रोसेस करोगे। सीड प्रॉपर्ली ड्राई होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट कम होना चाहिए। तो जो ऑयल आप निकालोगे ना, उसका सीड का क्वालिटी क्या है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अभी आपने घटिया सीड्स लेके आ गए, उसमें कुछ बचा ही नहीं था या कुछ और इंसेक्ट्स वगैरह खा चुके थे, तो वो वाला अगर आप मिक्स करोगे तो आपका पैरामीटर्स में फ़र्क आएगा। अगर आप प्रॉपरली ग्रेडेड वाला लेके आओगे तो फिर उसके लिए अलग मिलेगी। देखो सीड्स के लिए, पत्ते के लिए बहुत सारे वेराइटीज़ आज के टाइम में होते हैं, वो कौन सा ग्रेड है और कौन सी चीज़ें आपको चाहिए होगा, तो वो प्रॉपरली आपको फंक्शनैलिटी में देखना पड़ेगा, तब आपके पास एक अच्छी खासी ऑयल निकलेगी। अगर नहीं सर अभी क्या मुझे फैक्ट्री डालनी है, देखो अगर आपके पास है पैसे तो जगह है, फैक्ट्री डालने के लिए मशीन्स की कैपिटल है, लोग रख सके, काम कर सकते हो, तो फैक्ट्री डाल लो, क्योंकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपकी बिजनेस ठप नहीं होने वाली। इंडिया में भी अगर आप बेसिक अमेजोन में भी जाके देखोगे ना, 500 रुपये से नीचे कुछ नहीं है। 400-500 रुपये 100 ml 50 ml में आपको बहुत अच्छी ग्रेड जनरल वाली, मतलब मैं इतना प्रीमियम नहीं बोल रहा हूँ जो कॉस्मेटिक या फार्मास्यूटिकल्स में काम आएगा, मगर जो सोप कैटेगरी है, नॉन एडिबल कैटेगरी है, उसमें भी आपको तेल का प्राइस वो मिल जाएगा। आप 400 रुपये 800 रुपये तो इंडिया में ही निकाल सकते हो, उतना प्राइस उसमें है भी नहीं, थोड़ा देख लीजिए। तो ओवरऑल ये लग्जरी प्रोडक्ट है, बहुत सही है और इसका डिमांड भी बहुत अच्छा है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इसकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो, ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशंस है जो नॉर्मली अगर आपको इसमें चीज़ों में समझ आती है पैरामीटर्स, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती है तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके टेस्ट रिपोर्ट्स में ही पता चलने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मेन चीज़ शेल्फ लाइफ, और दूसरा कंपैरेटिवली जो है ना, ये सीरम वाली सेगमेंट में आता है, क्योंकि ये काफ़ी लाइट फील देता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला था आपको। तो यहाँ पे मेन अगर आप वैल्यू चेन में अगर आप देखते हो ना कि कहाँ पे मेरी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एक तो ऑब्वियसली आपका ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग बहुत बड़ा मेजर प्ले है, क्योंकि उसके बिना तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला। अभी बहुत अच्छी चीज़ें हैं मगर मेरे घर में रखा हुआ है, कोई मेरे घर पे आके ढूंढ के तो नहीं लेके जाएगा। आपको दुनिया को बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या मटेरियल है और क्या ग्रेड का है और किस तरीके से आप मैन्युफैक्चर करते हो, तो तभी ये काम में आएगा। वरना फिर तो ऐसी होगी कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट है मगर मेरे घर पे रखा हुआ है, किसी को नहीं दे रहा हूँ, तो ये वाली बात आ जाती है। तो सीड कलेक्शन और सॉर्टिंग में 20% का वैल्यू है। फिर कोल्ड प्रेस एक्सट्रैक्ट अगर आप प्रॉपरली किसी से करवाते हो या खुद भी करते हो तो मशीन उस तरीके का लगवा लेना। फिल्ट्रेशन और मेनली जब टेस्टिंग होती है तो उसमें आपका मटेरियल रिजेक्शन होना, अप्रूव होना, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स में ना थोड़ी पैरामीटर्स बहुत मायने होती हैं। थोड़ी बहुत फूड इंडस्ट्री और बाकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत चल जाएगा। पैकेजिंग एंड लेबलिंग चल जाएगा, मतलब बोल के चलेगा, ऐसे बिना बोले तो नहीं चलेगा। आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ सर मेरा ये पैरामीटर्स है, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। और कुछ बोल दिया फिर बाद में 19-20 हो गया, फिर बाद में आपने उनको माल थमा दिया, तो वो नहीं चलेगा। उसको हम धोखाधड़ी के नाम पे जानते हैं। तो ऐसे जुगाड़ मत करिए जो काम पे नहीं चलेगा, क्योंकि आगे वाले ऑर्डर्स आने वाले में फ़र्क पड़ने वाला है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट्स और फ्रेट्स इसमें कोई वो नहीं है, मगर प्रॉपरली आपको टाइम टू टाइम सप्लाई करना पड़ेगा। ब्रांडिंग मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो इसकी क्लासिफिकेशन कहाँ पे? मेनली देखो मोरिंगा का कोई एक एचएस कोड नहीं है, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस जैसे आपको पता है कि एचएस कोड ना एप्लीकेशन बेस्ड पे होती है। अभी देखो प्राइमरी हमारी ये एचएस कोड है, राइट, जो यहाँ पे दिख रहा है ये वाली एचएस कोड है। मगर रिलेटिवली अगर आप क्लासीफाई करते जाते हो, अगर कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो ये एडिबल ऑयल के में भी है, एसेंशियल ऑयल्स या एक्सट्रैक्ट्स में आता है, कॉस्मेटिक्स में आती है, रॉ बोटानिकल में आती है, फिर बाद में न्यूट्रास्यूटिकल या फूड प्रेप्स में आती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका ऑयल किस कैटेगरी में फॉल करेगा, उसकी एप्लीकेशन देख लो कि एंड ऑफ द डे फाइनल कहाँ पे यूज़ होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना कैटेगराइज कर सकते हो।
इंटेंशन यही होना चाहिए कि ये कैटेगराइजेशन सही होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप जाके ना इसका ड्यूटी की वजह से आप इसका कैटेगरी जो भी यूसेज है उसको आप चेंज करोगे, कल कहीं आपका मटेरियल फंस गया ड्यू टू रॉन्ग HSN कोड एप्लीकेशन, तो बहुत बुरी हाल पे हो जाएगा, फिर दोबारा आपको सारा सब कुछ दोबारा काम करना पड़ेगा, राइट। एप्लीकेशन मैंने ऑलरेडी बोला था आपको, कॉस्मेटिक्स, फार्मा, फूड। तो बाइंग कंट्री कौन सी है, ये हमसे ज्यादा अभी आज के टाइम में, स्पेशली ऑयल के बारे में बोल रहा हूँ, मोरिंगा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ऑयल कौन ज्यादा ले रहा है, एक तो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड स्टेट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स जब तक ट्रंप है तो थोड़ा बहुत देख लो, और ये ज्यादा वॉल्यूम में नहीं जाएगा, एज पर वॉल्यूम वाइज ये ज्यादा नहीं जाएगा, मगर वैल्यू वाइज बहुत ज्यादा है, प्राइस बहुत अच्छा है। तो कनाडा है, फ्रांस है, ऑस्ट्रिया है, पोलैंड है, नाइजीरिया है, हांगकांग है, ऑस्ट्रेलिया है और पेरू है। तो इन मार्केट्स में अभी देखो, पेरू आपको इंडिया बाइंग कंट्री में भी दिखेगा और सेलिंग कंट्री में भी दिखेगा, क्योंकि ये लोग रीसेल करते हैं। आप देखो, अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप उसको वो जहां पे बेच रहे हैं वहां पे भी आप डायरेक्टली टैप कर सकते हो। सो मेन नेक्स्ट आता है सेलिंग कंट्री में इंडिया, और इंडिया से ज्यादा वॉल्यूम किसी का नहीं है। भले ही यहाँ पे बाकी सेलिंग कंट्रीज हमने लिखे हुए हैं, ये लोग सेल करते हैं, मगर इतना भी नहीं करते जितना इंडिया कर पा रहा है। हम लोग 80% करते हैं, बाकी लोग 20% में ना सारे कंट्रीज आ जाती है। तो आपको कभी ये मत समझना कि यार ये तो इंडिया का मतलब ये तो एवरेज में पाकिस्तान भी बगल में आ गया। पाकिस्तान बगल में नहीं है, पाकिस्तान के हैसियत जहाँ पे है वहीं पे है, जितना उनका GDP है उतना ही उनका कंट्रीब्यूशन मोरिंगा ऑयल या कोई भी प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट उतना ही है। तो मैक्सिको, इंडोनेशिया, गाना, इनके पास है, मगर ये नॉर्मली क्या करते हैं ना, ये इंपोर्ट करके उसको वैल्यू एडिंग करके एक्सपोर्ट करते हैं, या हमारे लोग ही इसको ड्यूटी बेनिफिट लेने के लिए ये लोग हाईसी सेल करते हैं या री एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको बाकी कॉम्पिटिटर स्केल पे अगर आप देखोगे तो काफ़ी सारे कंट्रीज हैं और काफ़ी सारे मार्केट्स हैं जो कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, जो हमारे से माल लेते हैं, रॉ मटेरियल हमसे खरीदते हैं, वैल्यू एडिंग करते हैं, फिर आगे बेचते हैं। तो इंडिया के अलावा मोरिंगा की प्रोडक्शन इतनी हाई कहीं पे नहीं है, और ना उसके सामने हमारी क्वालिटी के भी सामने भी उनका उतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ट्रेड एनालिसिस अगर आप देखोगे ना, तो मेजर पोर्ट एज अ वैल्यू क्वांटिटी वाइज अगर आप देखोगे तो मुंड्रा एक मेजर हब है। तो अभी आप ये पोर्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कंटेनर्स हो गया, वहाँ पे एक्सपर्टीज हो गए, या आपके फ्राइट फॉरवर्डर्स कहाँ ढूंढना चाहिए, या आपके फ्राइट फॉरवर्डर्स कहाँ पे बैठना चाहिए, ये आप देखो। क्योंकि काफ़ी लोगों का ना एक स्ट्रैटेजी ये होता है, सर जितना मेरा फ्राइट फॉरवर्डर मेरा नज़दीक है ना उतना जल्दी मैं डॉक्यूमेंट दे सकता हूँ। भैया आपका मतलब आपका जो फ्राइट फॉरवर्डर है वो आपके नज़दीक रहेगा, वो तो ठीक है, आप डॉक्यूमेंट जल्दी दे सकते हो, मगर वो तो पोर्ट के लिए भेजने में तो दिक्कत होगी ना। और नॉर्मली मैनेजमेंट जो लगती है ना, तो आपके साथ नहीं रहता है, वो कस्टम वालों के साथ रहता है। तो ये जो मैनेजमेंट है वहाँ पे मटेरियल लोड करवाना, फिर बाकी सारी चीज़ों का जो प्रोसेस होती है ना, तो ये नॉर्मली फ्राइट फॉरवर्डर्स पोर्ट के नज़दीक होना चाहिए, अपने ऑफिस के नज़दीक नहीं। मैं बैंगलोर में बैठा हूँ, मेरा फ्राइट फॉरवर्डर भी बैंगलोर में है, चलो ठीक है, मैं अगर ICD यूज़ कर रहा हूँ, बैंगलोर में ICD भी है तो मैं चल जाएगा। मगर मेरी पोर्ट ऑफ यूसेज है चेन्नई या मुंबई, और मेरा बंदा बैठा है बैंगलोर में, और ना उसका कोई लिंकेज वहाँ पे नहीं है, या कोई थर्ड पार्टी से वो काम करा रहा है, तो वहाँ पे ना बिजनेस की बहुत फर्क पड़ जाती है। तो इसलिए ऐसा मत करो, जब भी कोई भी फ्राइट फॉरवर्डर या CHO को आप अपॉइंट करते हो, CHO को अपॉइंट मत करना, फ्राइट फॉरवर्डर को देखना। जब आप फ्राइट फॉरवर्डर के साथ काम करते हो तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ पे पोर्ट है और जहाँ से मूवमेंट हो रहा है वहाँ पे आपका CHO या फ्राइट फॉरवर्डर होना चाहिए। मैक्स शिपमेंट कोरियर जो काउंट होती है, जो नॉर्मली एयर कोरियर्स है, तो दिल्ली से जा रहा है, और यहाँ पे बाकी जो पोर्ट्स हैं आप देख सकते हो, बैंगलोर से तो बाय एयर जा रहा है, क्योंकि अगर आपको बल्क में जा रहा है तो चेन्नई सी में जा रहा है, मुंड्रा नावा शिवाय से रेगुलरली बाय सी जा रहा है। मगर यहाँ पे 99.9% जो भी एक्सपोर्ट होता है बाय एयर ही होता है, दिल्ली और बैंगलोर के बीच में, बाकी जगह बहुत कम है, तो आप वो ध्यान में रखिए। डेस्टिनेशन फ्रांस, UK, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, USA, तो ये हमारी मेन स्पॉट्स है जहाँ पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो फिर वहाँ से वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आपको जैसे ही पोर्ट बताते हैं उसके इर्द गिर्द में ही आपका कंपनी होता है, तो आप जब भी सर्च करोगे तो इसके अकॉर्डिंगली सर्च कर लेना। लीडिंग बायर्स और लीडिंग सप्लायर्स की कंपनी का नाम यहाँ पे है, अगर आपको चाहिए होगा तो इनको कॉन्टैक्ट करिए, क्योंकि ऑलरेडी उनका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि उनको सप्लाई कर सकते हो, वो ग्रेड सप्लाई कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर कोई और नया बायर ढूंढ लीजिए। प्राइस ब्रेकिंग, जो मैं एवरेज प्राइस बोल रहा हूँ, काफ़ी ज्ञानी लोग हैं जो कमेंट बॉक्स में बोलते हैं सर ये प्राइस में तो होगा ही नहीं, ये प्राइस में तो हमें बीज नहीं मिलते, ये प्राइस में हमारी बिजली का बिल नहीं निकलता। भैया देखो क्या है ना, हम भी मैन्युफैक्चर के साथ काम करते हैं, हम भी मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कराते हैं, उनको ऑर्डर्स भी लेके आते हैं, उनके मटेरियल बिकवाते हैं, वो फीस दे के हमारे साथ काम करते हैं। उनका जब माल बिक रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसी प्राइस में हम भी बेच पा रहे हैं।
और हम यहाँ पे नंबर जो लिखते हैं ना, वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि इसी प्राइस के इर्द गिर्द ही हम लोग बेच रहे हैं। हम एग्जैक्ट नंबर तो नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑब्वियसली नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट रहता है हमारे पार्टनर्स के साथ। जिस भी पार्टनर के साथ हम जब काम करते हैं तो उनके प्राइजेस या उनकी कंपनी का नाम हम कहीं पे भी डिस्क्लोज नहीं करते। बट एंड ऑफ द डे क्या है कि आपको नॉलेज बेस के लिए इर्द गिर्द इसी प्राइस रेंज में ही होता है, जमीन आसमान का फर्क नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप बल्क में करते हो, ए पर लीटर या पर केजी आप ले लो, तो 1776 इस जगह अगर एच एस कोड में अगर आप भेज रहे हो, तो इस एच एस कोड में अगर आप D2C करते हो तो अराउंड 1800। इसका प्राइजेस आपको 4500 तक भी जा सकता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका पैरामीटर्स हर बार चेंज होता है। अगर आप न्यूट्रासिटिकल या फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में आते हो तो बहुत प्रीमियम प्राइस मिलती है, उसके हिसाब से ही आपका प्रोडक्शन भी होना चाहिए। अगर घटिया किस्म का प्राइस कोई भी 4000 नहीं देगा, तो इतना ध्यान रखो। फिर यहाँ पे कैरियर ऑयल है, फिर हाई ग्रेड EU है, फिर यहाँ पे एसेंशियल ऑयल कैटेगरी में आता है, फ्रेग्रेंस की बेसिस में होती है। फिर यहाँ पे वेजिटेबल ऑयल्स या एडिबल ऑयल्स जो आप बोलते हो, तो उसका कैटेगरी का है। तो आप प्रॉपरली देख लो पर लीटर के हिसाब से कौन सी कैटेगरी में आप काम करना चाहते हो। पैसा न्यूट्रासिटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में ही है, अगर आप उसमें काम करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर उस ग्रेड का आपके पास है नहीं तो भी ठीक है, आप एसेंशियल ऑयल बाकी के सारे कैटेगरी में भी काम कर सकते हो। प्राइस रेंज ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, फिर आप आगे देख लेना। ठीक है, कमेंट में ये मत लिखना कि ये प्राइस में होगा ही नहीं, क्योंकि हो रहा है आपको नहीं पता होगा। कस्टम सेगमेंटेशंस, बल्क में जब आप काम करते हो तो टारगेट प्राइस ये रहेगा। और यहाँ पे नॉर्मली आपको सर्टिफिकेशन, एक तो एनालिसिस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपने ऑर्गेनिक कहीं पे मेंशन किया है तो प्लीज़ ऑर्गेनिक का ध्यान रखो कि उसका प्रोडक्ट में अगर पैरामीटर्स में थोड़ी भी ऊपर नीचे हो सकता है, चल जाएगा, मगर आपका सर्टिफिकेशन होना मैंडेटरी है। बोलने के लिए ऑर्गेनिक बोल दिया है, जब सर्टिफिकेशन की बारी आती है तो सर्टिफिकेशन नहीं मिल रहा है या दे नहीं पा रहे हो तो फंस सकते हो। तो इतना ध्यान रखना। टारगेट सेगमेंटेशन फॉर्मूले, जो फॉर्मुलेशंस हैं, जो कंपनी मतलब R&D करती है, तो उनके साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तो उन लोगों को आप सप्लाई कर सकते हो बल्क में अगर करना है। अगर छोटी वॉल्यूम पे करनी है, B2B है, इंग्रेडिएंट्स है, फ्रेग्रेंस है, स्किन केयर वाले हैं, तो थोड़ी कम वॉल्यूम पे चला जाएगा। अगर आपको D2C है, मार्जिन पे आपका ध्यान है, मगर सब कुछ मेरे नाम से बिकना चाहिए। यहाँ पे देखो क्या होता है ना, B2B बल्क में ले लो या इंग्रेडिएंट वाइज ले लो, यहाँ पे ना आपका नाम नहीं छपेगा, लोगों को नहीं पता चलेगा आपका कुछ भी ब्रांड है, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो पब्लिक को नहीं दिखेगा ना। क्योंकि वो क्या करते हैं ना, अपने परफ्यूम में ना मोरिंगा मिला हुआ है ये लिखते हैं, मगर किसने दिया है ये नहीं लिखते हैं। ये सिर्फ होता है आपके ब्रांड पे। आपको अगर लगता है कि ये सारा मार्जिन अमेजोन पे कहीं पे मुझे बेचना है, मुझे लिस्टिंग करानी है, सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास है, वो साथ लेके आप अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हो, 30 to 40%, काफ़ी जगह अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो वहाँ पे 80% तक भी आपका मार्जिन बढ़ सकता है। डिपेंड्स अगेन क्या क्वालिटी है और किस यूज़ के लिए आप बता रहे हो। अगर आप कहीं पे क्लेम करते हो कि ये इस चीज़ के लिए फ़ायदा देता है, अगर उसका केस स्टडी नहीं है, अगर वो फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में आता है, तो फार्मास्यूटिकल का लाइसेंसेस बहुत महंगे मिलते हैं, उसका लाइसेंस रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर कोई कंट्री स्पेसिफिक है तो वहाँ पे फिर उनका FDA जो भी है वो ज़रूरी लगेगी। तो लैंडिंग कॉस्ट क्या हो सकता है, रिटेल प्राइस क्या हो सकती है, वो थोड़ा आपको डिपेंड करेगा कि आपका कमीशन कितने बिक रहा है, क्या वगैरह वगैरह क्या चीज़ है, राइट। तो कंप्लायंसेस में इंडिया से अगर आप भेज रहे हो तो IEC तो मैंडेटरी है, GST मैंडेटरी है, बेसिक डॉक्यूमेंटेशन। और ये आता है एपेडा के कैटेगरी में, क्योंकि ये प्रोसेस्ड फूड कैटेगरी में आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो ये एपेडा की RCMC आपको लगेगी। आप यहाँ पे स्पाइस बोर्ड नहीं ले पाओगे, या लेने में कोई मतलब नहीं है। लेने में तो सब ले सकते हो, एंड ऑफ द डे पैसा ही है, आप किसी का भी RCMC ले लो, FIO का ले लो, बट काम में तो आना चाहिए कुछ, या बेनिफिट भी तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडीज वगैरह भी मिल जाते हैं। मगर FIO का तो कोई मतलब नहीं है, FIO का तो लेना भी मत। फिर US में अगर आपको ये मार्केटिंग करनी है, मतलब मान के चलो कि US अगर आज भी आप कंसिडर करते हो ट्रम्प के ज़माने में कि US मेरे लिए मार्केट है, तो FDA आपको अप्रूव कराना पड़ेगा, आपके प्रोडक्ट्स FDA अप्रूव होनी चाहिए। फिर US में ना एक उनका ही एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, वो भी करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप एक्सपोर्ट करा सकते हो। और जब भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वगैरह वगैरह है, तो प्रॉपर्ली उनको इन्फॉर्मेशन दे के उनके सिस्टम में अपलोड करके फिर बाद में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर ये यूरोपियन यूनियन में अगर आप देख रहे हो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, इवन USA के साथ भी होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आजकल न्यूज़ में आ रहा है, मगर अभी क्या है ना, ट्रम्प सटिया गया है, तो उठ के क्या बोलेगा, कल क्या बोलेगा, आज क्या बोलेगा, उसका कोई प्रेडिक्शन नहीं है। सो उसके लिए थोड़ी धीरज रखिए, तो देखते हैं जब हो जाएगा तो फिर पता चल जाएगी, क्योंकि रूमर्स में तो कोई मतलब नहीं है। USDA जो ड्रग है उसका, अगर यहाँ पे यूरोप में अगर आप देखोगे CPSR या रीच, वो भी कुछ जगह एग्जिम्प्टेड है, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन आपको मैंडेटरी लगेगी।
मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अगर आप देखोगे कि सर मेरी प्रोडक्ट मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि वैल्यू चेन में ना बड़ा होता है ब्रांडिंग और मार्केटिंग। तो मार्केटिंग या बायर एक्विजिशन कॉस्ट जो होता है ना यहाँ पे थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि इतने बहुत सारे कंपनीज नहीं है, बहुत सारे लोगों को अगर आप बात करोगे एक दो जगह आपका माल बिकेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 लोगों से बात कर रहे हो तो 20 लोग आपको कॉल कर मतलब इंटरेस्ट शो करेंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप 100 लोगों से बात करोगे तो 2 ही लोग आपसे खरीदेंगे, क्योंकि बाकी लोगों में उतना वॉल्यूम है नहीं, उसमें ज़्यादातर एडवांस वगैरह वगैरह कहीं ना कहीं तो ड्रॉप हो ही जाता है, तो बस वो कंसिडर कर लीजिए। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, जो लैब रिपोर्ट्स होती है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो नॉर्मली आपका जीएमपी अगर आपकी फार्मास्यूटिकल कैटेगरी में है तो एफएसएसआई का है, पेडा का है, तो ये सारी चीज़ें आपको लगेगी। और इवन सेफ्टी डेटा शीट्स जो नॉर्मली अगर कोई पूछता है तो देखिए। काफ़ी बार क्या होता है ना कि ओवर प्रॉमिस मत करना, जो सर्टिफिकेट आपके पास है नहीं तो उसको कभी भी मत बोलना। अगर उन्होंने अग्रीमेंट में लिख दिया तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। तो कॉस्मेटिक इवेंट्स होते हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ पे इवेंट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपका प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हो, और इसका बहुत अच्छा बिजनेस आज के टाइम में है। ट्रेड शोज़ में अगर आप थोड़ा भी स्पेंड करके इंटरनेशनल जा पाते हो, वहाँ पे बिजनेसेस, अगर आपको पता है कि ट्रेड शो जाने के बाद क्या करना है ना, तो आपको ट्रेड शो प्रॉफिटेबल है। और कुछ लोग हैं कि घूम के आ गए, कुछ और जगह देखने चले गए, तो वो करोगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। बिजनेस के लिए गए तो बिजनेस करके आओ, राइट। तो ट्रायल में एक एनुअल कॉन्ट्रैक्ट होता है, नॉर्मली 1 to 5 केजीज मिनिमम ब्रैकेट्स में। आप देख लो कि आपका क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंगली आप अग्रीमेंट कर सकते हो। अभी गोफर वर्ल्ड है, वोल्जा है, या अलीबाबा है, या डॉलर बिजनेस है, तो इनके टूल्स भी आप ले सकते हो। महंगे तो है ही ऑब्वियसली। अगर आपको लगता है कि इससे आप काम कर सकते हो, देखो क्या है ना, अगर मैंने बायर का, अभी भी मैंने आपको बायर का नाम डिस्क्लोज किया, राइट। तो अभी मुझे बायर का नाम तो पता चल गया, बट इसके बाद मैं करूंगा क्या, इसका बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो फिर आपको भले ही कोई भी टूल ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको पता ही नहीं है उसके बाद करना क्या होता है, राइट। डी टू सी बिजनेस में नॉर्मली आपका अप्रोच ये होता है, ब्रांड पोजिशनिंग करो, प्रीमियम का, आयुर्वेदिक, क्लीन ब्यूटी का देख सकते हो, या और भी काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं। मगर यहाँ पे अगर आप जब प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हो तो आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए कि इसका साइड या एलर्जी नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे किसी का एलर्जी है तो वहाँ पे प्रॉपरली अगर आपने नहीं लिखा है तो फिर वो दिक्कत आ सकती है। और ये मेन प्रोडक्ट है एंटी एजिंग का। आज के टाइम पे छोटी कंपनीज हैं, बहुत छोटी कंपनी है जो महाराष्ट्र का है, तो उनकी जो एंटी एजिंग का जो ऑयल बनाते हैं, स्पेशली मोरिंगा का जो बनती है, उसमें ब्लेंड है, बट फिर भी मैं मोरिंगा का मेन प्रोडक्ट में पकड़ के चलता हूँ। जो मोरिंगा का जो ब्लेंड है ना, तो वो बहुत प्रीमियम में बिक रहा है। उल्टा हम ही बेच रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे उनका खुद का ब्रांड से बना के बेच रहे हैं, तो बहुत अच्छी प्राइस इस पर बिक रहा है। और आज के टाइम पे वो खुद के ब्रांड से भी बेच रहे हैं, और अगर कोई व्हाइट लेबल चाहता है D2C के लिए, उनके नाम पे भी बना के बेच रहे हैं। सो जो ऑयल एज ए इंग्रेडिएंट जाता है, एज ए इंडस्ट्रियल यूज जाता है, वही चीज़ आप B2C में भी लेके आ सकते हो। D2C में तो बहुत अच्छी वॉल्यूम पे जा रहा है। और मेनली अगर आप ये बोलोगे कि बड़ा क्वांटिटी कौन सी वॉल्यूम पे बिकता है, 30 ml 100 ml बहुत ज़्यादा होता है, उतना ही क्वांटिटी है। काफ़ी छोटी बॉटल्स होते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको देके जाएगा, क्योंकि इंडिया में ही 100 ml का आपको 500-600 रुपये में मिल रहा है। अगर प्रीमियम और जाओगे तो फिर और भी ब्रांड पोजिशनिंग अगर आप करोगे, इन्फ्लुएंसिंग और ज़्यादा करोगे, तो उसके प्रॉफिट्स और ज़्यादा है। बट बेसिक कम से कम इतना तो है ही। फिर कंटेंट एजुकेशन का रील्स है, इन्फ्लुएंसर्स आपके टाइम, आज के टाइम में तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आप देखो कि ब्यूटी इंडस्ट्री में कौन इन्फ्लुएंसर काम कर रहा है, उनके साथ टाई अप करो, उनका जो खर्चा होता है वो उतना दे दो, फिर वो वीडियो बना के डाल देंगे, फिर आपका प्रोडक्ट्स का ऑर्डर्स वहाँ पे आना शुरू हो जाता है। तो ईमेल मार्केटिंग एज यूजुअल द बेस्ट टूल है, मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सस्ता है एंड मोर ओवर इट वर्क्स वेरी वेल। कोई कैंपेन कर दो, फ्री ट्राई आउट दे दो, एंड इट वर्क्स वेल। तो प्राइसिंग, लैंडिंग कॉस्ट 3 से 4, तो बेसिक यहाँ पे आप उसको पकड़ के चल सकते हो। यहाँ पे फिर दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप कौन से लेवल पे करना चाहते हो तो इसके ऊपर वो डिपेंड करेगा। टायर 1 है, ट्रेडर हूँ मैं, किसी से माल लूंगा और मैं बेच दूंगा, तो यहाँ पे मुझे 10 से 15% का मेरा कम से कम प्रॉफिटेबिलिटी मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि अभी मैन्युफैक्चर भी अपना मार्जिन डालेगा, मैं अपना मार्जिन डालूंगा, बायर डिस्काउंट मांगेगा, एंड ऑफ द डे ऊपर नीचे करके 10 से 15% के बीच में हमारी बिजनेस हो जाती है। तो अगर आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट डाला है तो 6-7 महीने में तो निकल जाना चाहिए ROI। अगर आप एक प्रोसेसर हो, आपका कोल्ड प्रेसिंग का यूनिट है, तो आपने जगह का कॉस्ट है, भले ही वो अपना हो, मगर आप तो कैलकुलेट तो करोगी, मशीन का कॉस्ट है, लेबर का कॉस्ट है, कैपेक्स है, ओपेक्स है, तो सब मिला के आप करीब करीब 25 to 35% का मार्जिन आप पकड़ के चल सकते हो एज अ मैन्युफैक्चरर।
तो उसमें 12 महीने का, 1 साल 2 साल में आपने सारा जो खर्चा डाला हुआ है वो निकल जाएगा। उसके बाद आपका प्रॉफिट शुरू हो जाती है। तो टायर 3 का जाए, अगर ये प्रॉफिटेबल में शुरू करना चाहते हो, काफ़ी लोग हैं कि बिजनेस ही लॉस में चलाते हैं। आजकल काफ़ी लोगों की कंपनीज आईपीओ में भी आ चुकी है जो लॉस मेकिंग कंपनीज हैं। अभी अगर आपको कोई इन्वेस्टर है, उसका पैसे डुबाना चाहते हो तो फिर करते रहो, राइट। वो भी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है। आज के टाइम में बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, वैल्यूएशन के लिए करा जाता है। अगर आप ऐसे एटीट्यूड है कि हाँ हम लोग वैल्यूएशन के लिए खेलते हैं, तो फिर करिए, आपका पैसे अच्छे खासे डुबा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 रुपये कमाने के लिए 8 रुपये मुझे फूकना पड़ता है तो फूको, तो वो वाली बात है, राइट। टायर 3 इंटीग्रेटेड ब्रांड है। तो अगर आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, 40 से 50% का मार्जिन डाल सकते हो और कम से कम 2 साल तक आप अच्छा खासा आपका खर्चा निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पे फंडिंग ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं, बैंक का भी आप ले सकते हो, एपेडा का भी सब्सिडी मिल जाएगी, और जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी आप देख सकते हो। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स हैं आज के टाइम में जो ब्यूटी इंडस्ट्री में पैसे डाल रहे हैं, क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अगर आप इसमें ब्रांड बना सकते हो तो इससे अच्छी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। अगर मैं बोलूँ कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, एक तो इंडिया सीड्स अवेलेबल है, हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, मल्टी सेक्टर डिमांड है। सो सिर्फ अगर एक ही डिमांड होता है, एक ही तरीके का क्लाइंट मेरे से माल खरीदेगा, ऐसा तो नहीं है। ये तो मल्टी इंडस्ट्री में आपका काम आएगा, तो बहुत अच्छी बात है। वीकनेस यहाँ पे हो सकता है कि इसकी सीड्स की जो क्वालिटी होती है ना, वहाँ पे मार खा सकते हो, कि अगर आपको पता है कि कौन से मटेरियल आ रहा है, उससे कितना तेल निकल सकता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ सीड्स होता है जिसका तेल ही नहीं निकलेगा, या कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो खराब होते हैं, जिसके वजह से तेल का जो क्वालिटी है वो काफ़ी गिर जाता है। तो ये पता नहीं चलता कि आपको मिक्सिंग हुआ है या प्रॉपर ग्रेड वाला बीज आ रहा है, नहीं आ रहा है। ये थोड़ा आपको थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा ऑन द सप्लायर सोर्सिंग एंड। अगर आपने ढंग से सप्लायर रखा हुआ है, अच्छा खासा फार्मर आपको बहुत अच्छी ग्रेड का दे रहा है, तो देन बहुत सही है। अपॉर्चुनिटी, क्लीन ब्यूटी तो बूम कर रहा है आज के टाइम पे। केमिकल वाला क्या बोलते हैं, जिसका फ़ायदा नहीं है, ऐसे वाले केमिकल जहाँ पे आपको कैंसर सिम्टम्स हैं, या कुछ चीज़ों यूज़ करने से ऐसी गंदी वाली केमिकल्स मिक्स करते हैं, उससे आपको तो अच्छा दिखना होता है, बट एंड ऑफ द डे उसकी वजह से कैंसर हो जाती है, या उसकी वजह से कुछ और हो जाता है। तो वो चीज़ें मोरिंगा में नहीं है, अनटिल यू डू इट प्रॉपरली। अगर आप ढंग से कर रहे हो तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे कोई आप मिलावट करोगे तो फिर यार, मिलावट में तो कोई किसी का भी जान जा सकता है। कॉफ सिरप में बच्चे मर गए, सोचो कि माँ बाप का हालत क्या होगा। और इतनी गंदी फैक्ट्री है उसकी तो कुछ बोल भी नहीं सकते, और गवर्नमेंट अथॉरिटी की तो बात ही मत करो, राइट। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप कैसे बिजनेस चलाना चाहते हो, ऑन एथिकल टर्म्स करना चाहते हो, या सिर्फ शॉर्टकट करके 4 दिन में पैसे कमा लिया, चौथे दिन या 5वें दिन में आप जेल में जाके बैठ गए। तो आपको जो ठीक करना है उस हिसाब से आप करो। थ्रेट्स यहाँ पे मेन ये है कि अफ्रीकन मार्केट्स, क्योंकि थोड़ी बहुत रीजन सेम होता है, थोड़ी वाटर रिसोर्स भी सेम है, मगर इतनी हाई क्वालिटी का नहीं है। बट स्टिल अफ्रीका एक कॉम्पिटेटिव मार्केट आज के टाइम में मोरिंगा में बन रहा है, बट नॉट टू दैट गुड स्केल। तो एफडी और रेगुलेटरी कॉस्ट तो ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो इसको आप कैसे मैनेज करोगे? एक तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करोगे। उनको अगर आपने बोल दिया कि आपका पूरा माल जो बनेगा वो मैं पूरा खरीदने के लिए तैयार हूँ, मगर आपको इस तरीके से आपको उसको मैनेज करना है, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल एसओपी जो होती है ना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसको आप समझा रहे हो वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, और उसको कोई केमिकल्स यूज़ नहीं करना चाहिए। और वो जो कब कटाव होती है उसका जब निकालते हैं, पत्ते कभी भी निकाल सकते हैं, मगर सीड जो होती है उसकी वैल्यू आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पत्तों से आपका कोई मतलब नहीं है, वो तो खुद वो अपने आप बेच लेगा। मगर जब सीड्स की बात आती है ना, तब आपको देखना होता है कि सीड्स का क्या फ़र्क आ रहा है, क्या नहीं है, क्या कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम करोगे। तो एनुअल सर्टिफिकेशन शेड्यूल्स होते हैं, तो वो प्रॉपर्ली आपको देखना पड़ेगा कि काफ़ी लोग क्या है ना, ऑर्गेनिक तो सर्टिफिकेट कर लेते हैं, मगर अपने खेत में अगर प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ है तो बगल वाला खेत का भी नॉन ऑर्गेनिक मिला देते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर्ली आप कंट्रोल रखिए तो फिर अच्छी बात है। और एक्सपीरियंस CHA यूज़ करो यार। आज के टाइम पे काफ़ी लोगों का बहुत बड़ी दिक्कत है फ्राइड पाउडर के साथ या CHA के साथ, तो प्लीज़ एक्सपीरियंस वालों को यूज़ करना। और प्रॉपर्ली आप अपने वेंडर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, पेमेंट्स हो गए, सारा सब कुछ एक CRM में मैनेज कर सकते हो। काफ़ी सारे बहुत अच्छे CRM है, सेल्सफोर्स है, जोहो है, हबस्पॉट है, तो ऐसे किसी में भी आप यूज़ करके काम करना शुरू कर सकते हैं। तो अभी एक्शन प्लान ये मेरे हिसाब से है, बाकी आपका अपना अपना चेंज हो सकता है। तो ईयरली अगर आप देखोगे ना, क्वार्टरली अगर आप करोगे तो कम से कम सर्टिफिकेशन जो CO के बैचेस हैं तो वो प्रॉपरली आप देख लो, राइट। तो उसके बाद आपको मेजरली आपका वेबसाइट्स, B2B सैम्पलिंग, अमेजोन का लॉन्च, ये सारा कर लो। फिर ट्रेड फेयर्स 2-3 कॉन्ट्रैक्ट निकाल दो या 2-3 कंटेनर निकाल देना। तो
तो और फिर जब नए एसक्यूज निकलते हैं एंड मोर ओवर फार्म इंटीग्रेशन कर लेना, तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप ये क्वार्टर में निकाल सकते हो, कम से कम 1 साल में इतना सारा सब कुछ हो गया, तो आपका बिजनेस यहाँ पे सेट हो जाती है, तो आपका वॉल्यूम आना शुरू हो जाता है। अगर आप ट्रेडर हो तो बहुत अच्छी जल्दी बन जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऐसे फैक्ट्रीज आइडेंटिफाई किए होंगे जिसके प्रोडक्शन ऑलरेडी बन रहा है। अभी कोई बनने वाला फैक्ट्री में तो आप पार्टनरशिप नहीं करोगे, क्योंकि आपको तो आज ही बेचना है ना। तो आपका मेन स्ट्रेंथ होना चाहिए बायर एक्विजिशन में। अगर बायर मिल गया तो आप किसी का भी माल बेच सकते हो अंडर वॉट एवर द सर्कमस्टांसेस दे आर इन। अगर उनका ब्रांड है, नहीं है, अगर वाइट लेबलिंग कराना चाहते हो, अगर वो माल देने के लिए तैयार है, क्वालिटी क्वांटिटी सब स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, उनको पेमेंट उसी हिसाब से आप पे करो, आप अपना माल निकाल लेना, और जो भी बायर चाहता है उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। मगर आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर ये B2C या बल्क में नहीं जा रहा है तो यहाँ पे FSSAI का लेबल मैन्युफैक्चर का लगेगा। उसमें क्या होता है कि जब मैन्युफैक्चर का लेबल लगेगा तो वहाँ पे FSSAI का नंबर मैन्युफैक्चर का आएगा, और मेरे जैसे लोगों को 2 मिनट नहीं लगते कि मैन्युफैक्चर ढूंढने में, और मैन्युफैक्चर को मैं ऐसा ऑफर दे सकता हूँ जहाँ पे आपको वो काट देगा। तो इसके लिए क्या करना है ये थोड़ा आपको सोच के कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि मैन्युफैक्चर का आपको मैन्युफैक्चर बोलने की भी जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट बताओ, उसके पीछे में घुमा के मैं मैन्युफैक्चर का डिटेल्स निकाल लेता हूँ, और मैन्युफैक्चरर्स को बात करके फिर उनको पटाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, राइट। कोई भी ऑफर दे सकते हैं। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो कम से कम फाउंडेशंस, पायलट एक्सपर्ट्स, सारी चीज़ें आपने सारा हो गया, यहाँ पे आपका ऑलरेडी बिजनेस सेट है, प्रोडक्ट तो फाइनलाइज हो गया। जो ट्रेंड चेंज होते हैं तो उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, एक टाइम पे जैकफ्रूट सुपर प्रोडक्ट था, आज के टाइम में जैकफ्रूट का कोई कुछ नहीं पूछ रहा ज़्यादातर, तो ये बहुत फ़र्क होता है। तो वो आप थोड़ा देख लो एक्सपेंशन पे, B2B पे, कॉन्ट्रैक्ट्स पे। और मेनली एक प्रॉब्लम होता है इंडियन माइंडसेट में ना, कि हमें ना अपने नाम से ही करना है सब कुछ। देखो, जब अपने नाम आप चिपकाते हो ना तो मार्केटिंग कॉस्ट उतना ही बढ़ता है। लोगों को नहीं पता होता कि जब हम अपने नाम से करते हैं, देखो मैन्युफैक्चरिंग तो हम सब कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे अगर आप किसी और के नाम से भी माल बना के दे दोगे ना, तो उसके लिए वो बेनिफिट हो जाएगा, और हमारे लिए ऑर्डर्स की कम से कम निकल तो जाएगी। वरना क्या होगा कि अपने नाम से ही बेचना है, सारा सब कुछ अपनी छाती पे लेके बैठ गया, उसका कोई काम नहीं बनेगा। तो वो थोड़ा आप ध्यान रखो। और दूसरा, एक प्रोडक्ट पे चिपके मत रहना, या एक इंडस्ट्री के साथ चिपके मत रहना, एक प्राइस रेंज में चिपके मत रहना। इसमें R&D करना मैंडेटरी है। अगर आप एक प्रोड्यूसर है या आप अगर ट्रेडर हो तो कम से कम आपके पास 10 से 15 मिनिमम सप्लायर्स होनी चाहिए, हर एक वैरायटी के, हर एक ग्रेड के, हर एक प्राइस रेंज में। अच्छा मांगेगा, अच्छा प्राइस मिलना है, हाँ तो इसको दे दो। अगर थोड़ा कम रेट चाहिए, थोड़ा हल्का क्वालिटी चाहिए, तो इसको दे दो। मगर जो भी कर रहे हो एज अ ट्रेडर, आपको बोल के करना है, बिना बोले उसने कुछ और मांगा, आपने कुछ और दे दिया, फिर गड़बड़ी हो गई, तो ऐसे कभी मत करना। और इंग्रेडिएंट्स, अगर आपका खुद का फार्म है, प्राइवेट लेबलिंग करने के लिए ओके हो, बेस्ट है, सुपर है, इससे अच्छा कुछ और चीज़ें नहीं हो सकती। और दूसरा, ग्लोबल ब्रांड बनाओ। अगर ये 5 साल तक अगर आपने ये अचीव कर लिया ना, ग्लोबल ब्रांड है, अपनी 10 कंट्रीज़ में अपनी खुद की एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, बाकी जगह हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, और खुद का प्लांट है, इससे अच्छा और कुछ चीज़ें हो ही नहीं सकता। तो मेन की टेक अवेज यहाँ पे क्या है कि मोरिंगा ये एचएस कोड में फॉल करेगा। बाकी एचएस कोड तो मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है आपको। अगर आपको लगता है कि बाकी कौन से एचएस कोड में कन्फ्यूजन्स है तो आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कोल्ड प्रेस सेगमेंट्स हैं, तो कोल्ड प्रेस सेगमेंट में स्पेशली आज के टाइम में बूम चल रहा है। आप देखो, ये राइट टाइम है एंटर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लॉस भी नहीं है, मशीन भी सस्ते मिल जाएंगे, काम भी शुरू हो जाएगा, बड़ा प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी उतनी ज़्यादा नहीं है कि बड़े बड़े वेयरहाउस आपको लेके रखना है, सस्ते में आपका काम निकल जाएगा। एंड ऑफ द डे थोड़ा हाइजीन आप प्रॉपर्ली मेंटेन कर लो, बाकी सब चीज़ें डन है। ड्यूअल मॉडल पे काम करो। अगर B2B कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं और D2C भी आप कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं रोक रहा। बट एंड ऑफ द डे अगर आपको लगता है कि यार थोड़ा बहुत मेरा फोकस हिल रहा है, तो फिर दूसरा टीम भी आप हायर करके देख सकते हो। पहले एक देख लो, B2B कर लो, फिर D2C में, क्योंकि D2C में ना आपका पैसा पहले फूकेगा, B2B में थोड़ा पैसे आएंगे। D2C में आपको पहले बर्न करना पड़ेगा, फिर बाद में जब ब्रांड बनाओगे, फिर लोग खरीदना शुरू करेंगे, तब आपका कुछ बन सकता है। टॉप एक्सपोर्ट लाइन मुंड्रा है, फिर उसके बाद UK, USA, यूरोपियन यूनियन, यहाँ पे आप आराम से एक्सपोर्ट कर सकते हो। मेनली ऑयल में UK पहले आएगा, फिर बाद में US। UK के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। जो भी HS कोड आएगा तो ये ध्यान में रखना कि अग्रीमेंट के अंदर ये HS कोड लिखा गया है। अगर ये HS कोड नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है, तो वो थोड़ा आप ध्यान में रखो। मार्केटिंग, स्टोरी, प्रूफ, कंसिस्टेंसी, यही मेन की है। कोई भी प्रोडक्ट कभी भी आप बेचना चाहते हो तो यही स्ट्रैटेजी है। भले ही तरीके थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, थोड़ी बहुत एडवांस हो सकते हैं, बस उसके अलावा तो सारा सही में है। अगर आपको मशीन्स खरीदने हैं कोल्ड प्रेस, अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हैं,
सर मेरा खुद का जगह है, मैं खुद का शुरू कर लेता हूँ, इतना बड़ा कॉस्ट नहीं है, आप बोल रहे हो तो फिर कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरर्स का नाम है, उनकी वेबसाइट्स है, उनको जाके विजिट करिए, उनकी फैक्ट्री विजिट करिए। यहाँ पे कोई भी मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इनका नाम मुझे पैसे मिले ना, ये इनका मैं एफिलेट हूँ ना कुछ हूँ। तो ये कुछ लोगों ने रेकमेंड किया था, उन लोगों से मशीन लिए हुए हैं, तो फिर मैंने उनकी यहाँ पे वेबसाइट डाली हुई है आपके रेफरेंस के लिए, आपके फ़ायदे के लिए। मगर यहाँ पे मुझे 1 रुपये भी नहीं मिल रहा। तो आपको जब अगर उनसे बात करके लेना है तो ये पूरी आपकी जिम्मेदारी है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो जब आप सेलेक्ट करते हो कोई भी मशीन्स, या मैं सिर्फ इनके सप्लायर की बोल नहीं रहा हूँ, अगर आप साउथ में हो तो कोयम्बतूर में बहुत अच्छी मिल जाएगी, अगर आप महाराष्ट्र गुजरात और थोड़ी उस रीजन में हो तो राजकोट में बहुत अच्छा मशीन मिल जाएगा, अगर थोड़ी और ऊपर जाओगे तो आपको दिल्ली में बहुत अच्छी मशीन्स मिल जाती है। तो लोकल में चाहिए तो लोकल में ले लो, वरना कहीं से इंपोर्ट करना है वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे सिलेक्शन टिप्स में क्या होता है कि एक चीज़ आपको इतना ध्यान रखना है कि कैपेसिटी कितना देख रहे हो, कि कैपेसिटी ये मैटर करेगा कि फार्मर कितना दे पा रहा है। सिर्फ आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं तो मैं बड़ी मशीन बड़ी वाली लगा देता हूँ। अरे बड़ी मशीन तो लगा दोगे, मगर मशीन के अंदर जो बीज जाएगी वो बीज तो कहीं से तो आना चाहिए। अगर उतना बीज का प्रोडक्शन ही नहीं है, अगर उतना बीज वो क्वालिटी वाला मिल ही नहीं रहा, तो फिर उतना बड़ा मशीन डाल के क्या फ़ायदा। बिजली का बिल ही ज़्यादा आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, राइट। और दिल्ली वालों को तो मैं ये बोल सकता हूँ यार केजरीवाल भी नहीं है तो फिर डिस्काउंट भी तो नहीं मिल रही तो वो देख लो। सो कोल्ड प्रेस डिज़ाइन देख लो, एसेंशियल्स जो प्रीमियम्स है उसकी जो एक्सट्रैक्ट है, तो उसका कौन से ग्रेड में आपका मटेरियल आ सकता है। मशीन उतना ही होता है, मशीन का ग्रेड भी वही रहता है, मगर जो सीड का जो ग्रेड होता है ना, और उसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा, वो थोड़ा आप देख लोगे। फिर यील्ड की एफिशिएंसी देख लेना कि कितना बीज में कितना तेल निकल सकता है और कौन सा बीज आप यूज़ करोगे। अगर अच्छी वाली बीज है, अच्छी वाली वो है, तो फिर वो हो सकता है। और दूसरा क्या है ना, जब बीज का छिलका भी जो निकलती है ना, वो भी एग्रो वेस्ट में जाता है, एनिमल फीड में आती है, तो वो हमें बेच देना वापस, राइट। तो ये ऑप्शन आप ध्यान रखना कि कोई भी एक चीज़ जो आप लेते हो, इसमें कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं है, सब कुछ काम में आएगा। यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी है, फूड ग्रेड का अगर आप देखते हो तो फिर सारी स्टेनलेस स्टील ले लेना, क्योंकि इसमें ना ग्रेड्स होते हैं कि आपका यूजेबल सिस्टम क्या है, आप किसको बेचना चाहते हो। अभी हर एक मशीन मैंने प्रीमियम ले लिया, मगर सब में काम आएगा तो बहुत अच्छी बात है, मगर प्रीमियम का ना बहुत बड़ा प्रीमियम कॉस्ट देना पड़ता है, तो उस चक्कर में मैं थोड़ी सस्ती वाली ले लेता हूँ जो स्टेनलेस स्टील नहीं है, तो फिर वो फूड ग्रेड के अंदर नहीं आ सकता। तो वो थोड़ा ध्यान रखो, जितना मैं बोलूँ तो एसएस ले लेना स्टेनलेस स्टील वाला जो भी प्रीमियम वाला है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स को भी वही चीज़ काम आएगी, तो उतना थोड़ा ध्यान रखो। फिर आफ्टर सेल सपोर्ट हो गया, रेपुटेशंस हो गया, स्पेयर एंड सर्विसेज है, इंस्टॉलेशन है, हेल्प है। नॉर्मली यहाँ पे क्या होता है ना, ये प्लग एंड यूज़ वाली सिस्टम है, जैसे लैपटॉप मोबाइल्स वगैरह होते हैं ना, लेके आओ, चार्ज करो, काम करना शुरू करो, ये ऐसे ही होता है। ज़्यादातर क्या होता है ना कि उसके बकेट्स या अटैचमेंट जो होते हैं ना, वो थोड़े आपको चेंज करने होता है, या उसका क्लीनिंग प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है, बस उतना ही है, बाकी सब चीज़ें सेम ही है। लो पावर यूज़ है, थोड़ा देख लो कि कितना बिजली खाएगा, कितना वोल्ट का ले रहे हो। ये साइज़ ऑफ मशीन पे भी डिपेंड करेगा कि कौन से मोटर्स लगे हुए हैं, तो उसके ऊपर वो डिपेंड करेगा, बट ओवरऑल ये चल जाएगा आपके लिए। मोरिंगा, फिर उसकी प्रेस कितनी है, ऑयल एक्सट्रैक्ट कितना है, उसका सीड्स प्रॉपर्ली फीड और उसका जो छिलके हैं वेस्ट है वो प्रॉपर्ली मैनेज हो पा रहे हैं नहीं, वरना क्या होता है ना, मिक्स हो जाते हैं कहीं पे, तो मिक्स जब होती है ना तो फिर काम खराब हो सकता है, तो वो थोड़ा आप देख लो, प्रॉपर्ली प्रेसिंग होना चाहिए, मेन वो है। फिर बाद में सर्टिफिकेशन, ऑर्गेनिक अगर है तो ऑर्गेनिक, फिर नॉन ऑर्गेनिक है तो नॉन ऑर्गेनिक, मगर जो भी है छाती ठोक के बोलो कि ये ऑर्गेनिक है या नॉन ऑर्गेनिक है। कभी ऐसा मत बोल देना कि नॉन ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक बोल दिया, फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। फिर बजट का रेंज हो सकता है अराउंड 20 kg पर आवर का अगर आप निकालते हो, या 20 लीटर जो भी है, तो यूनिट 2 लाख के बीच बीच का आपका इंडियन मेक वाला मशीन मिल जाना चाहिए। और ये तो नेगोशिएबल है, मैंने तो प्राइस रैंडमली जो जिनसे मेरी बात हुई उनका जो मैंने प्राइजेस उन्होंने बोला वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, बट एंड ऑफ द डे आप थोड़ा भी नेगोशिएट करोगे तो वो अच्छी प्राइस में भी दे सकते हैं, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन। और इंडियन मेक है ना, तो फिर सर्विस भी अच्छी खासी मिल जाती है। सर ये क्या है ना कि आप तो बोल रहे थे कि चाइना से भी माल मिलता है, चाइना से भी मशीन्स बहुत अच्छे हैं, सस्ते में मिल रहा है, तो देखो सस्ते में तो मिल रहा है, ये EHS कोड पे अगर आपको मशीन मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, मगर एक चीज़ ध्यान में रखना, सीधा सीधा आपका 28.5% का ड्यूटी लगने वाला है, राइट। तो अगर आपको ठीक लगता है कि यार 25 यहाँ पे इंडिया के मैन्युफैक्चरर अगर मुझे सस्ता नहीं दे रहे हैं, अगर मैं चाइना से मंगा भी लेता हूँ तो भी मुझे वो सस्ता पड़ रहा है, तो फिर मंगवा लो। मगर एक है कि स्पेयर का सपोर्ट का क्या सिस्टम है वो थोड़ा देख लेना, वरना ऐसा ना हो जाए कि मशीन आ गया, चल गया और 1 महीने में बंद भी हो गया, तो फिर मेरी दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़े मशीन और इन्वेस्टमेंट में थोड़ा ध्यान रखो, तो वो काम आ जाना चाहिए।
फिर उसमें उसके बाद असेसमेंट वैल्यू, अगर आप 1 लाख का मशीन है तो उसके ऊपर ना करीब करीब आप 28,465 रुपीज़ का सिर्फ ड्यूटी पे करोगे। माल का तो आपने 1 लाख दिया, गवर्नमेंट को आप 30,000 तक दोगे। फिर इसके बाद लॉजिस्टिक का, अपने घर तक भी तो माल चाहिए, फिर बाद में फ्लोरिंग, फिर इंस्टॉलेशन, फिर उसका कॉस्ट वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के इतना ध्यान रखो कि अगर आप मशीन इंपोर्ट कर रहे हो तो ये खर्चा आपके ऊपर पड़ने वाला है 28, या इसको राउंड फिगर करके 30%। 1 लाख का मशीन है, 30,000 का ड्यूटी लगने वाला है। तो ये क्लियर है कि अगर आप चाइना से मंगवाते हो तो सिर्फ मशीन का प्राइस मत देखना, ड्यूटी 30% ऐड कर लेना, फिर उसके बाद लॉजिस्टिक और स्पेयर का सपोर्ट। अगर वो है, ये सब इंक्लूड करने के बाद भी सस्ता मिल रहा है तो खरीद लो, राइट। खरीद लो मतलब बताता हूं क्या कैच है, तो फिर भी देख लेना। अगर आपको खरीदना है ना मशीन, तो ध्यान रखना कि उनके पास BIS सर्टिफिकेट है, वरना क्या होगा ना कि इस मशीन में ना मोटर लगेंगे, बिजली लगेगी, वायर लगेगा, सब पावर रहेगा, और काफ़ी जगह डिस्प्ले के लिए बैटरी भी यूज़ करते हैं। क्योंकि मैंने करीब करीब 60-80 फैक्ट्रीज मैंने देखी हुई है जहाँ पे प्लांट्स में बहुत अच्छे उन्होंने यूनिट वगैरह सेटअप कर रखा है, और चाइना के मटेरियल ही है। तो अगर ऐसा कुछ आप इंपोर्ट करते हो तो देख लेना कि अगर उनके पास BIS सर्टिफिकेट नहीं है ना, तो आज के टाइम में चाइना से या कहीं से भी अगर वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या बैटरी वायर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके अंदर उसके पास BIS का टेस्टेड रिपोर्ट नहीं है या BIS सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर समझ लेना कि आपका मटेरियल आपके हाथ में आएगा ही नहीं। भले आप उसको 2 लाख 3 लाख 4 लाख कुछ भी देते होंगे, जितना भी आपने पे किया होगा, मगर माल बाहर नहीं आएगा, कस्टम नहीं छोड़ेंगे मटेरियल बाहर विदाउट BIS सर्टिफिकेट। जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके पास अगर BIS है, थोड़ा महंगा भी लगेगा तो भी ले लो। अगर आपको लगता है कि उसके पास BIS नहीं है तो प्लीज़ मशीन मत लेना, वरना आपका पूरा मटेरियल अटक जाएगा कस्टम में, इंपोर्ट होने के लिए नहीं देंगे। इतना ध्यान रखो, क्योंकि कोई भी फ्राइट फॉरवर्डर आपको बोलेगा नहीं, तो इतना ध्यान रखना। क्योंकि जब अटक गया फिर बोल देंगे यार आप BIS सर्टिफिकेट दे देना, मगर जब आपने बोला नहीं था या आपने गाइड नहीं किया तो फिर उसमें भी परेशानी होती है। तो काफ़ी लोगों को आइडिया नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी परेशानी हो सकती है। बाकी मशीन स्पेसिफिकेशन शीट हो गया, कैटलॉग हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गया, या कुछ अगर उसमें वुड यूज़ हुआ है तो फिर वुड के लिए अलग थोड़ी सर्टिफिकेट लगेगी, तो वो सारे लेके एंड ऑफ द डे वो इजीली मैनेजेबल हो जाएगा। मगर आज के टाइम में सिर्फ परेशानी BIS का ही है, बाकी कुछ परेशानी नहीं है, आप आराम से मंगवा सकते हो। अगर फिर भी आपको लगता है कि 30% दे के भी हो सकता है और उनके पास BIS भी है, तो बहुत अच्छी बात है, इंस्टॉल करवा लो, मशीन मंगवा लो, फिर आप अपना काम कर सकते हो। तो ये मेरा पूरा गाइड था आपको मोरिंगा ऑयल एक्सपोर्ट के बारे में। अगर इसके बाद भी अगर कोई सवाल है, क्योंकि मैंने बायर भी कवर कर लिया, रूल्स एंड रेगुलेशन भी कवर कर लिया, सर्टिफिकेशन भी कवर कर लिया, प्राइजेस भी मैंने कवर कर दिए, तो इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हाँ सर इसमें और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर कंसल्टेशन कॉल बुक कर लेना, पेड ही रहेगा ऑब्वियसली, और फ्री में चाहिए तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो फिर नीचे कमेंट बॉक्स डाल देना जो भी आपको लगेगा, कोई भी सवाल पूछना है तो फिर ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन सही नहीं लगेगा तो कीप इट टू योरसेल्फ, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से सारी डेटा करेक्ट है, और ये हम लोग जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, ठीक है। तो इतना ही है, और इसके अलावा आपको अगर कोई और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए होगा, या आपके दिमाग में कोई और वीडियोस की मतलब कोई और बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर हो सकता है तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। और ये वीडियो आपको इंग्लिश और कन्नड़ा में भी आएगा, थोड़ा टाइम दे दीजिए, रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ा टाइम लगता है और एडिटिंग के लिए भी, तो थोड़ा टाइम के बाद वो भी आ जाएगा, फिर आप बाकी लैंग्वेज में भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर आप पेड या कोई और सर्विस लेना चाहते हो तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लीजिए। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।